दस्तखत अमदाद ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए रचना वैद्य और सचिन पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और शेर खान से जतिन गेड़िया भी जुड़ेंगे। इसके अलावा टाइटन के नंबर्स पर बात करेंगे टाइटन के CFO अशोक सोंथालिया से, और बिग मार्केट वर्सेस में MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड CIO मनीष सोंथालिया से होगी एक खास बातचीत। तो मिस्टर सोंथालिया, दो मिस्टर सोंथालिया आज हमारे साथ जुड़ेंगे, एक टाइटन के और एक MK के। इनसे होगी बातचीत। मार्केट में रिकवरी चल रही है इस समय, अच्छी खासी रिकवरी है। इनफैक्ट डे लो से निफ्टी में 24,200 से अच्छी रिकवरी, 146 पॉइंट की रिकवरी अब इस समय निफ्टी में आ चुकी है, और इसको पूरा लीड किया है निफ्टी FMCG इंडेक्स ने। एक बार निफ्टी FMCG इंडेक्स रखिए स्क्रीन पर और देखिए किस तरीके से इसने आज मार्केट की रिकवरी को लीड किया। इनफैक्ट अब FMCG इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर है, मतलब आधा % तो ये ऊपर है। लेकिन अगर इसका आप डेज लो से रिकवरी देखेंगे तो ये तो मेरे ख्याल से करीब 2% से ऊपर की रिकवरी है इसमें डे लो से। और अगर आप आज के टॉप या देखिए किस तरीके की रिकवरी इस समय, करीब 1200 पॉइंट की रिकवरी। और जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ऊपर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया और ITC। इनफैक्ट निफ्टी के 7 गेनर्स में से अब 6 FMCG नाम है, सिर्फ एक सन फार्मा जो फार्मास्यूटिकल्स है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे FMCG नाम। और अच्छी शानदार रिकवरी इस समय मार्केट में। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें टाटा मोटर्स और मारुति, दोनों स्टॉक्स करीब 3 से 3.5% नीचे। और रिलायंस ये अभी भी काफ़ी प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर, 2.5% नीचे। IT स्टॉक्स यहाँ पर भी थोड़ी सी वीकनेस है। बीरो जी, तो ये अब तक की छोटी सी समरी थी मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ। पेन, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ अब 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित सेठ, जतिन गेड़िया फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, फ्रेश कॉल्स लेके उनसे बात करेंगे। रचना वैद्य और सचिन उत्तेकर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से इस कार्यक्रम में। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय के मेरे 2 ट्रेड रहेंगे। पहला रहेगा फार्मा सेक्टर से सन फार्मा का स्ट्रक्चर देखें तो फार्मा में वैसे भी अच्छा खासा टेलविंड है, और सन फार्मा अपना 4-5 दिन के कंसोलिडेशन पैटर्न से इस मार्केट पे ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दे रहा है। 1755 का प्राइस है। इसे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1735 एंड टारगेट ऑफ 1800 एंड 1820। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर है, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते भी इसमें रिकमेंडेशन की थी, एक लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है, दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने लगभग 10 डेमा से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। 1428 का प्राइस है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1410 एंड टारगेट ऑफ 1470। तो ये इस समय यूनाइटेड स्पिरिट्स, और अच्छा मूव यहाँ पर इस समय। सुबह गावस्कर की भी पिक थी है, जैसे मैं कह रहा था, मेरी भी स्पॉटलाइट की शॉर्टलिस्ट में आया था ये स्टॉक। अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपकी 2 ट्रेड इस समय की। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एनर्जी स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। वहां पर MGL का जिक्र तो हमने पहले किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर BPCL का भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वीकली मंथली चार्ट्स पे काफी कॉन्फिडेंट ट्रेंड यहाँ पर लॉक्ड इन है। एंड जो डिक्लाइन हुई थी पिछले कुछ दिनों से वो काफी ग्रेजुअल रही है। 340 के आसपास का एक सपोर्ट इसने वापस रिविजिट किया है, एंड वहीं से एक अच्छी रिकवरी बन रही है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है ये वेव लगभग अराउंड 366 तक अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर BPCL में खरीदारी करने की सलाह होगी 338 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो दूसरा स्टॉक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर IEX में भी एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में नजर आया था। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 215 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो अगर ये डिक्लाइंस कंटिन्यूड भी होते हैं तो 181 185 190 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट बेस है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। IEX के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 188 पे लगाना है, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 215 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। ओके, IEX आपका बाय ट्रेड है, BPCL आपका अगर आप देखें बाय ट्रेड है। रचना जी, आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। मेरे इस वक्त के जो 2 ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक रहेगा बर्जर पेंट्स। हमने एशियन पेंट सुबह 8 बजे की कॉल में लिया था, तो अभी हम बर्जर पेंट लेंगे। यहाँ पे बर्जर पेंट की फ्यूचर्स के हिसाब से 1320 पे है प्राइस। अगर 1300 होल्ड करेगा तो यहाँ पे अपसाइड पे
सॉरी बर्जर पेंट का प्राइस 550 पे है करीब करीब फ्यूचर्स पे। अगर ये 540 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे 560 तक जा सकता है एंड दैट में रिक्वायर अ डे और टू, पर इट इज पॉसिबल कि ये मूव करे। और दूसरा जो हम काउंटर देना चाहेंगे दैट वुड बी डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में एक तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था ही, और अभी भी अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो ये 10 पीरियड एवरेज के ऊपर है, वन ऑफ द वेरी रेयर काउंटर्स। तो यहाँ पे अपसाइड पे 7,000 की तरफ ये काउंटर जा सकता है, और ये पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये 6900 के ऊपर फ्यूचर्स पे बना रहेगा। ओके जतिन जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम दो ट्रेड्स देना चाहेंगे। जो पहला और ट्रेड होगा वो सेल साइड की तरफ होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस में। LIC हाउसिंग फाइनेंस में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल से एक ब्रेकडाउन मिला है आज। हमें लगता है कि जो इंट्राडे में थोड़ा पुल बैक आया है वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। हमें लगता है कि 722 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है और टारगेट रहेंगे 675 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो बाई साइड में डाबर की तरफ होगा। तो डाबर में आज जो हमें गैप डाउन देखने मिला है वो एग्जैक्टली अपने 40 डे एवरेज पे जाके रुका है। तो हमें लगता है कि डाबर में कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ गया है स्टॉक। तो 622 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है डाबर, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट रहेंगे 655। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। टाइटन के नंबर्स अनुमान के मुताबिक रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ फ्लैट, लेकिन आय में 8% की बढ़ोतरी है। ज्वेलरी सेगमेंट में आय ग्रोथ 9% रही है। इस पर बातचीत करते हैं टाइटन के CFO अशोक सुंथालिया से। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बात करते हैं जो बजट में ड्यूटी कटाई। पहली बात तो क्या इसका इन नंबर्स पर आपकी इन्वेंट्री पर कोई असर था, और दूसरा आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए एक बड़ा पुश फैक्टर होगा? तो नमस्कार अनुज, आपके दर्शकों का। ड्यूटी कट was significant and was a bold move, very good in the long term for the industry। और Q1 के नंबर पे इसका कोई असर नहीं रहा है। हमने बताया था कि हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है जो कि ड्यूटी पेड है और उस पे कुछ नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान जब वो इन्वेंट्री आगे के 6 महीनों में बिकेगी उस समय हमारे P&L में आएगा। और वो अनुमान हमने बताया था 500 से 550 करोड़ तक हो सकता है। लेकिन हमें उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी के डिमांड में काफी इजाफा दिख रहा है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट लास्ट 8-10 डेज, कस्टमर बड़ी संख्या में गोल्ड ज्वेलरी की तरफ उनका रुझान है और वो खरीद रहे हैं। क्या ये आप जो गोल्ड प्राइसेस नीचे आए हैं इनको पूरा पास थ्रू करेंगे, या थोड़ा सा मार्जिन पे भी अपटिक आएगा इसकी वजह से? मतलब जो आपके 11.25 11.5 हैं, क्या वो 12 तक पहुंच जाएंगे, या फिर वो पूरा का पूरा पास थ्रू होगा? तो पूरे साल के लिए 12% हमारा ज्वेलरी डिवीजन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लक्ष्य है और हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। पहला क्वार्टर हमेशा थोड़ा सॉफ्ट होता है अनुज। पास थ्रू तो ऑलमोस्ट हो गया है ये पूरा। अगर आप बजट के जस्ट पहले का समय का प्राइसिंग देखें और उसके बाद का प्राइसिंग देखें, मोर और लेस ये पास थ्रू हो गया है पूरा का पूरा। और इसके चलते कोई मार्जिन में इजाफा नहीं होगा कि पूरा पास थ्रू नहीं हो रहा है। और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, सो ये नहीं कि आप डिसाइड करते हैं। मार्केट ने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पूरा पास थ्रू हो गया है। लेकिन हमें ये लगता है कि डिमांड बढ़ेगी। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस सर्टेनली इंप्रूव हुई है बिकॉज गोल्ड सोर्सिंग में लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा और उसके चलते हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे ब्रांड्स की कॉम्पिटिटिवनेस सर्टेनली इंप्रूव हुई। ओके, एक और सवाल मुझे आपसे तो पूछना है। अब बिरला ग्रुप ने फोरे किया है ज्वेलरी में, बिरला ग्रुप ने फोरे किया था पेंट्स में, और काफ़ी हमने सेक्टर लीडर में बहुत समय के बाद डी रेटिंग देखी। क्योंकि बड़ा ग्रुप है और काफ़ी बड़े प्लान्स होंगे इनके, कंपटीशन को किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो कंपटीशन है और बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में ज्वेलरी में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने ठीक बोला, कुछ नए बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप का भी हुआ है अभी आई थिंक, बट उनको भी एक्सपैंड करने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिटेल है जहाँ पे आपको
डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें हैं. आई डोंट वांट टू कंपेयर इट विथ पेंट इंडस्ट्री वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर की, जहाँ पे रिटेलिंग इज मोर की एंड कस्टमर ट्रस्ट डिजाइन इज मोर की. तो बढ़ रहा है, लेकिन जो एक सेक्युलर ट्रेंड है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रहा है, वो जगह देता है कि कुछ और नए प्लेयर आ सकते हैं इंडस्ट्री में. एंड कॉम्पिटिटिवनेस विल बी टू माई माइंड अ साइकिल. कभी थोड़ा ज्यादा इंटेंस होगा, फिर कुछ वीक प्लेयर निकल जाएंगे तो वापस सेटल डाउन होगा. तो इससे ये हमको एक अवसर देता है कि हम भी अपनी हर चीजों पर ध्यान दें और अपना जो मोट है, हमारा कॉम्पिटिटिव मोट, थ्रू डिजाइन, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू ट्रस्ट, उसको और मजबूत करें. तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कॉम्प्लेसेंट हैं इसको लेके, लेकिन हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं कंपटीशन से मार्केट शेयर गेन करने के लिए. अच्छा अशोक सर, एक और चीज़ पूछूंगा आपसे मैं, ये इस क्वार्टर में और स्पेशली पोस्ट बजट जो ज्वेलरी की डिमांड थी, या फिर मैं कहूँ कि जो बाइंग पैटर्न है, उसमें आपने कोई खास तब्दीली देखी है क्या? कि भाई गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा बिक रही हैं या फिर डायमंड ज्वेलरी ज़्यादा बिक रही हैं? ये पैटर्न, एक चीज़ मैं एक और जोड़ रहा हूँ, आई थिंक जो दूसरे एसेट क्लास हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बड़ा है और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स विदड्रॉ कर लिए हैं, अलॉन्ग विद इन दैट आई थिंक रेट हाइक, उस एसेट क्लास को डिस्पोज करने का और ख़रीदने में एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है जो यहाँ गोल्ड में परसिस्ट नहीं करती है. इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, और स्पेशली ये जो ज्वेलरी बाइंग पैटर्न है उसमें क्या तब्दीली आई है कुछ क्या? तो जरूर गोल्ड ज्वेलरी की तरफ रुझान बढ़ा है. प्राइसेस काफी बढ़ गई पिछले एक साल में, लगभग 20%. तो उसके चलते जो लोग फेंस पे थे या जो लोग डेफर कर रहे थे, वो एक बार कस्टम ड्यूटी कम होने से जो मार्केट में प्राइस की गिरावट आई, और काफी संख्या में गोल्ड ज्वेलरी, बुलियन, कॉइन्स, ये सब की हम सेल देख रहे हैं, बढ़ गई है. डायमंड, आज के दिन अगर मैं बोलूं तो गोल्ड की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान है कंपेयर टू डायमंड ज्वेलरी. वैसे डायमंड ज्वेलरी का भी हमारा Q2 में फेस्टिवल ऑफ डायमंड हम बोलते हैं, वो चल रहा है, जहां काफी ऑफर स्कीम्स रहती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. लेकिन ग्रोथ ऑफ डायमंड इज स्लोअर देन ग्रोथ ऑफ गोल्ड, दैट इज फॉर श्योर. एंड कस्टम ड्यूटी लॉन्ग टर्म के लिए जो रिडक्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छा है. ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स हमारे जैसे प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है. LTCG का डायरेक्ट इम्पैक्ट ज्वेलरी में, ज्वेलरी का जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एंगल था हमेशा, अडॉर्नमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का एंगल, वो फर्दर मजबूत हुआ है. और जिस तरीके से दुनिया में वोलेटिलिटी है, मैक्रोज में, जियोपॉलिटिक्स में, आई थिंक कस्टम ड्यूटी का जो लाभ हुआ भी था, इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ गोल्ड फिर से बढ़ते हैं. तो मोर और लेस वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट एंड एज ज्वेलरी कैटेगरी फॉर अडॉर्नमेंट काफी मजबूत है अभी, और लोग खरीद रहे हैं आके. एग्जैक्टली. अच्छा सर, कैरेटलैंड की परफॉर्मेंस कैसी रही इस बार, और स्पेशली अगर मैं जाऊं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे रहे इस बार? तो कैरेटलैंड ने अच्छा किया, 18 से 19% की ग्रोथ है उनकी. एक्चुअली जो उनकी कोर कैटेगरी है वो 22 से 30% की ग्रोथ है. प्रॉफिट मार्जिन पिछले Q1 की तुलना में 30-40 बेसिस पॉइंट कम थी, लेकिन इस कंपनी में काफी प्रॉमिस है कि जैसे जैसे ये स्केल अप करेंगे, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे इम्प्रूव होनी चाहिए. सो ये कैरेटलैंड के बारे में है. मेरे ख्याल से उनका एक्सपेंशन प्लान सब कुछ है. जहां तक ई कॉम की बात है ज्वेलरी में, वो जो ओमनी बात है, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ई कॉम, मतलब लाइक ऑन द इंटरनेट एंड वेबसाइट्स, बट फाइनल कन्वर्जन जो होता है वो रिटेल में होता है. और अब क्योंकि कैरेटलैंड का नेटवर्क काफी बड़ा है, वो भी होता है कि लोग इंटरनेट पे देख के फाइनली आके स्टोर में खरीदना चाहते हैं. लेकिन आप जैसे अगर ई कॉम की बात करें तो वॉच डिवीजन में हमने देखा काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था इन Q1 एज फार एज ई कॉम प्लेटफॉर्म इज कंसर्न. बिकॉज जो भी आप Q1 में हम बात करते हैं इंटेंस हीट वेव की, सो कस्टमर बाहर आने में कतरा रहे थे, तो वहां पे हमने देखा ई कॉम ने काफी अच्छा किया और काफी सेल्स में हमको मदद मिली है, बिकॉज हम ई कॉम में भी प्रेजेंट हैं. अच्छा सर,
वॉचेस सेगमेंट में परफॉर्मेंस कैसी रही, स्पेशली जो डिजिटल वॉचेस हैं वहाँ पे लास्ट क्वार्टर में मेरी आपसे जब बात हुई थी थोड़ा सा आप कह रहे थे कि प्रेशर है, वो स्थिति कैसी थी इस बार वॉचेस सेगमेंट? तो अभी भी प्राइसेस थोड़ी और कम हुई हैं Q1 में कंपेयर टू Q4, लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इसीलिए सेल्स जो है वेरिएबल एंड स्मार्ट सेगमेंट में आपने देखा होगा -6% का नंबर है कंपेयर टू लास्ट ईयर Q1। हमें ये लगता है कि ये 1-2 क्वार्टर 3-4-5 महीने बिफोर फेस्टिव सीजन ये सिलसिला चलने वाला है कि जो इन्वेंट्री का ग्लट क्रिएट हो गया है वेरिएबल स्मार्ट में वो क्लियर होने में और 3-4 महीने जाएंगे एंड प्राइसेस शुड स्टेबलाइज। बट टाइटन का जहां तक सवाल है, हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है कि कैसे डिफरेंशिएट करें और प्राइस पॉइंट में इंप्रूव करें एंड बेटर फीचर, बेटर एक्सपीरियंस, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लाके इस प्राइस वॉर जो है इन अ वे बॉटम ऑफ द सेगमेंट में उससे अलग होके चलें। लेकिन वो थोड़ा सा और वक्त लगेगा। करंट मौजूदा स्थिति में हमको लगता है फेस्टिव क्वार्टर में ये सिचुएशन इंप्रूव होना चाहिए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू ऑल द बेस्ट आपको। टेक केयर। चलिए अब हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड CIO मनीष सुनथालिया जुड़ गए हैं, जिनके पास इक्विटी फंड मैनेजमेंट में 3 दशक का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए इस समय। मनीष जी गुड मॉर्निंग। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि मतलब इतने सालों से आप मार्केट में हैं, आप भी काफ़ी फिटनेस पे आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन मार्केट में इस समय क्या करें, क्योंकि काफ़ी समय के बाद हमने एक साइजेबल ग्लोबल करेक्शन देखी है, खासतौर से जो जापान और US में हुआ दोनों मार्केट्स में। तो पहले ज़रा थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आऊँगा। देखिए, 2 मेजर हेडविंड्स जो ग्लोबल मार्केट्स में अभी हमें देखने को मिल रही है। एक तो येन कैरी ट्रेड जो अनवाइंड हो रहा है, और दूसरा है जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स हैं, तो उसके लिए जो नर्वसनेस है। सो मिडिल ईस्ट के टेंशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा इकोनॉमी इम्पैक्ट होता है सिर्फ ऑयल प्राइसेस से। बट ऑयल प्राइसेस देखिए ऊपर में ब्रेंट $80-81 के बाद अब $76-77 के करीब है। तो कहने का ये मतलब है कि चाइना स्लो डाउन है, US में रिसेशनरी ट्रेंड्स के संकेत मिल रहे हैं, उनके कारण मिडिल ईस्ट टेंशन में फ्लेयर अप के बावजूद तेल में कोई मेजर इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बहुत ज्यादा नर्वसनेस मार्केट्स में होनी नहीं चाहिए। दूसरा है येन कैरी ट्रेड अनवाइंड। 8% येन लास्ट महीने में बढ़ गया है US डॉलर के कंपैरिजन में, और ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट सब इंटर रिलेटेड हैं। सो येन में बोरो करके US में इन्वेस्ट हुआ था, वो ट्रेड अनवाइंड हो रहा है। पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि कैरी ट्रेड कभी भी मतलब स्टॉप नहीं होता है, मतलब वो एक हद तक जाके अनवाइंड होगा, और फिर बेस्ड ऑन ग्रोथ एस्टिमेट्स ऑफ जापान एंड US वो कैरी ट्रेड वापस शुरू हो जाएगा। तो समझने की बात यह है कि यार जापान में बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहुत दिनों के बाद अपने को अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है जापान में, उसके कारण येन में अप्रिसिएशन है, रेट इंक्रीज हो रही है। पर मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा रेट इंक्रीज जापान में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं हो पाएगा यहाँ से। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिटेड इम्पैक्ट होना चाहिए येन कैरी ट्रेड अनवाइंड का। अगर बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड होता है रेट इंक्रीज जापान में, तब एक मेजर कंसर्न दिखती है ग्लोबल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर सो डेवलप मार्केट्स में इनका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर मेजर मार्केट्स वेयर येन कैरी ट्रेड हैज हैपेंड। एज फार एज इमर्जिंग मार्केट्स आर कंसर्न, हमारे मार्केट्स में तो बेसिकली FIS का ब्रॉडली लास्ट 2-3 साल से मेजर सेलिंग ही रहा है, और टोटल परसेंटेज होल्डिंग्स ऑफ FIS हैव गॉन डाउन ओनली, मतलब 22-23% से 15-16% है। तो लिमिटेड इम्पैक्ट मुझे दिखता है येन कैरी ट्रेड अनवाइंड का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेंटिमेंटल कोलैटरल इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा, और हो भी रहा है। लास्ट 2-3 दिन से हम यही देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स अगर वीक है तो हमारा मार्केट्स भी वीक रहता है। पर मेरे हिसाब से तो ऑल डिक्लाइंस विल बी बॉट इनटू, एंड ऑब्वियसली 2026 के नंबर निफ्टी 50 में अभी फैक्टर नहीं होने चाहिए। सो निफ्टी 50 is broadly fully valued on FY25 basis.
बट ब्रॉडर मार्केट में पिक एंड चूज का ऑप्शन डेफिनेटली रहेगा, जहां भी वैल्यू है वहां पर इट इज अ बाय ऑन डिक्लाइन ओनली। कोई बहुत ज्यादा ग्लोबल टेंशन से हमारा मार्केट इम्पैक्ट होता दिखता है ऐसा लगता नहीं। ओके, अच्छा, क्योंकि क्रूड की बात हुई और आज थोड़ा सा एफएमसीजी स्टॉक्स में जो स्पेशली जो थोड़े से क्रूड डेरिवेटिव्स से अपने इनपुट्स ड्राइव करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग है आज यहाँ पर। एफएमसीजी में आपका क्या व्यू है इस समय, और आपके पोर्टफोलियो में क्या स्टांस है एफएमसीजी पर, और किस तरीके के स्टॉक्स आपको पसंद है यहाँ पर? देखिए, मैं काफी दिनों से यही बोल रहा हूँ कि एक सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गए उनमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स डेफिनेटली इंटैक्ट है, जैसे कैपिटल गुड्स, रेलवेज, डिफेंस। बट वैल्यूएशन वाज टोटली आउट ऑफ वैक। मतलब आप 5-5 साल की अर्निंग्स को अगर डिस्काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली दीज सेक्टर्स आर प्रोन टू करेक्शन, और वही हो रहा है। और जो सेक्टर्स लगार्ड्स हैं लास्ट 2-3 साल से, एंड वेयर फंडामेंटल्स आर चेंजिंग इंक्रीमेंटली एट द मार्जिन, कि मॉनसून ठीक ठाक हो रहे हैं जुलाई के महीने में, या फिर गवर्नमेंट का थोड़ा इम्पेटस है मिडिल क्लास की तरफ बजट में, या फिर आपके क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, सो वॉल्यूम ग्रोथ के अजम्पशंस पूरे उतरेंगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक बाइंग का पॉसिबिलिटी डेफिनेटली था बिफोर द बजट आल्सो, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। एंड एक रिस्क ऑफ ट्रेड है, सो फार्मा, आईटी, कंज्यूमर, बैंक्स, ये सेक्टर्स में एक रोटेशन ट्रेड डेफिनेटली पॉसिबल है, होगा भी आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में स्क्यूड है वैल्यूएशंस एक्सट्रीमली ऑन द अपसाइड, एंड कुछ सेक्टर्स में रीजनेबल है। तो मनी विल फ्लो फ्रॉम ओवर वैल्यूड सेक्टर्स टू अंडर वैल्यूड सेक्टर्स, तो यही स्टांस है। एंड एफएमसीजी में जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक्स में ग्रोथ वीजा वी यू नो एंड वैल्यूएशन आर इन सिंक। कुछ सेक्टर जैसे टोबैको रिलेटेड स्टॉक्स है कंज्यूमर स्पेस में, वहां पर वैल्यूएशंस आर इन सिंक, एंड वो एक स्पेस काफी अच्छा लगता है बेस्ड ऑन वैल्यूएशन कंफर्ट एंड ग्रोथ, एंड प्लस अ फ्यू ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज आल्सो। एंड डिस्क्रेशनरी स्पेंड में भी काफी पॉजिटिव स्टांस है हमारा, तो क्योंकि हमें यही लगता है कि कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा, एंड थोड़ा टाइम करेक्शन जाएगा आपका कैपिटल गुड रिलेटेड स्टॉक्स। अच्छा मनीष जी, लास्ट सेशन में ही जब हमने कमिंस में एक शार्प कट देखा, जब कमिंस ग्लोबल ने एग्जैक्टली अपने इंडियन ऑपरेशंस को लेकर और उसमें जो धीमापन है उसकी एक्सपेक्टेशन जाहिर करी कॉन कॉल में, आप कैपिटल गुड्स को कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि एक्सेसिव मूव हमने कैपिटल गुड्स में भी देखा था। कैपिटल गुड्स पे क्या टेक है सर आपका इस वक्त? सर, मेरा तो यही मानना है कि कैपिटल गुड्स में फंडामेंटल सब इंटैक्ट हैं, बट वैल्यूएशंस एकदम भी इंटैक्ट नहीं। और अगर आप ये सब जो कैपिटल गुड्स स्पेस है लास्ट 1-1.5-2 साल पहले सब 15-20 के पी मल्टीपल पर थे, और अभी यही सब स्टॉक्स, ठीक है, फंडामेंटल्स डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं, 20% 15% की ग्रोथ है। आने वाले दिनों में हाइड्रोजन वगैरह में काफी बेनिफिट दिखेगा, सो जेनसेट एंड फेम 3, बहुत कुछ रेगुलेटरी चेंजेस, एमिशन नॉर्म चेंजेस के कारण इन सब सेक्टर्स में बेनिफिट मिलेगा। बट आप 5 साल के अर्निंग्स को अगर अभी डिस्काउंट करेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट कि 5 साल बाद तक ग्रोथ रहेगा, तो इन सब स्पेसेस में करेक्शन डेफिनेटली होगी। ये सब वैल्यूएशन जो 15-20 के पी से शुरू हुए थे, 5 साल 7-8-10 साल बाद वापस 15-20 के पी में आएंगे। तो अगर आप नेक्स्ट 7 से 10 साल के अर्निंग्स को, ग्रोथ को अगर 20% से भी कंपाउंड करते हैं और एग्जिट पी मल्टीपल आप 15 या 20 का ही देते हैं, तो इन द इंटरिम बेस्ड ऑन प्योर फंडामेंटल्स आपकी जो शेयर प्राइस अप्रिसिएशन और फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न से ज्यादा नहीं। तो ये सिंपल सा मैथ्स है कि ये सब सिक्लिकल सेक्टर्स है, आउटलुक अभी अच्छा है, तो बस वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ही महंगे। तो टाइम करेक्शन जाएगा, प्राइस करेक्शन जाएगा, मेरे हिसाब से तो थोड़ा अंडरवेट स्टांस ही रखना चाहिए इस पे। अंडरवेट स्टांस कैपिटल गुड्स। अच्छा मनीष जी, अब प्राइस वाइज केमिकल बास्केट में अच्छे मूव नज़र आए बीते 2 महीने में एटलीस्ट। यूपीएल के हमने लास्ट सेशन में नंबर्स देखे थे सर, अभी इस वक्त आप लोग केमिकल्स में क्या अप्रोच रख रहे हैं? केमिकल्स बॉटम आउट हो चुका है, एंड एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में फंडामेंटली एक केस ऑफ बाइंग बनता है। स्पेशलिटी केमिकल्स ऑलमोस्ट क्लोजर टू द बॉटम है,
जो कोविड के बाद हमने एक्सेसिव सप्लाई देखी थी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंक्रीज और जो चैनल फिलिंग हुआ था वो ओवर द पीरियड लास्ट 2 years और सो ये रन डाउन हो गया। डिमांड इज ऑलमोस्ट क्लोजर टू सप्लाई। सो इस क्वार्टर में भी हमने कई स्पेशलिटी केमिकल्स के नंबर देखे हैं जहाँ आपको बहुत ज्यादा प्रेशर वॉल्यूम पर नहीं दिख रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये दोनों स्पेसेस बेसिकली बॉटम आउट हो चुके हैं एंड जहां पर भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, मतलब कहने का ये मतलब ये 50-60 के पी पर तो नहीं सस्टेन होगा, बट जहां भी आपके 20 से 30 के पी में अगर मिलता है और 20 से 25% की ग्रोथ आने वाले 2 साल में दिखती है, वहां पर केस ऑफ मार्केट कैप इंक्रीज डेफिनेटली। आईटी पर आपने एक हल्का सा व्यू दिया था, लेकिन डिटेल्ड व्यू क्या रहेगा इस समय, क्योंकि करीब 10-15 दिन पहले तक सबसे स्ट्रांग सेक्टर था आईटी, लेकिन अभी जो यूएस में वापस रिसेशन के फियर्स आए उसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरी तरफ अब रेट कट्स भी बहुत जल्दी आएंगे और शायद ज़्यादा आएंगे, वहाँ थोड़ा वैल्यूएशन का अगर सपोर्ट मिल गया तो आईटी में क्या व्यू रहेगा? आईटी में पॉजिटिव स्टांस है अनुज, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन आईटी और जो यूएस की आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम यहाँ पर आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर वो इनोवेटर्स हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज है। वहाँ भी आप देखें तो बहुत ज्यादा स्क्यूड है मार्केट, कई स्टॉक है, निविडिया एक्सेट्रा, वो सब बहुत ज्यादा स्क्यू कर रहे हैं पूरे टेक पैक को। तो मेरा तो यही मानना है कि वाईओवाई बेसिस पर FY25 जो है FY24 से मच बेटर रहेगा। वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं, थोड़े अप्रिशिएट हुए हैं इन recent days, but engineering R&D companies will be preferred more than IT services companies because long-term growth potential engineering R&D companies में better हैं when compared to IT services, because IT services GCC से भी compete करेंगे इंडिया में। तो इट इज अ पिक एंड चूज एंड बट आईटी का जो स्पेस है वो मेरे हिसाब से ओवरवेट स्टांस होना चाहिए FY25 और FY26 के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन डेफिनेटली देखनी चाहिए इंडिविजुअल स्टॉक पर, जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है इट इज केस ऑफ अ बाय। ऑफ कोर्स कैविएट यही है कि इनकम टैक्स की डिमांड वगैरह जीएसटी के जो हम अभी देखने को मिल रहे हैं, डज इट अप्लाई टू द एंटायर आईटी पैक? तो ये एक माइक्रो कंसर्न है, हमारी इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न है। ये डेफिनेटली एक रेडार में फैक्टर डेफिनेटली रहेगा, बट अदरवाइज ऑन अ टॉप डाउन व्यू आईटी स्पेस इज अ बाय। आखिरी सवाल, डिफेंस, क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक्स और क्या व्यू है आपका? नहीं सर, डिफेंस बहुत ज्यादा महंगा है। मुझे समझ में आता है कि एवरी ईयर आपकी बजट की एलोकेशन बढ़ेगी और उसमें 80% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। उसमें जो 4 फ्लैगशिप कंपनीज इंडिया की, उनको वो 20% में एलोकेशन मिलेगा। अगर आप नंबर्स एक्सट्रापोलेट करके देखिए तो ये 70-80 के पी में नहीं रह सकती है कंपनीज, ग्लोबली कहीं नहीं है। और ग्लोबली जो डिफेंस कंपनीज है वो इंडिया से 10-10 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी, बहुत ज्यादा यूफोरिया है स्पेस में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्पेस में ऑर्डर बुक नहीं मिलेंगे, कि अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी सब, बट आप ये वैल्यूएशंस में डिस्काउंट नहीं कर सकते ये सब स्पेसेस। कोई डिफेंस कंपनी नहीं है मेरे ब्रेक लेना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, और इन सब सेक्टर्स पर बात करने के लिए। चलिए, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन अभी भी फीबल है वो रिकवरी। मिड कैप अभी भी 2.5% नीचे। हाँ, एक FMCG है जिसने एक शानदार रिकवरी दिखाई है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर ट्रेडर्स हॉटलाइन में वापस लौटेंगे।